लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। ओम बिरला को फिर लोकसभा का स्पीकर चुना गया है और 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में स्पीकर का चयन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। ललन सिंह ने भी ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसी तरह एक के बाद एक गृह मंत्री अमित शाह, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव किया। दोनों प्रस्ताव आने के बाद ध्वनि मत से प्रस्ताव को पास कर दिया गया। ओम बिरला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आसन तक लेकर गए। इस परंपरा को निभाया गया। तो देखिए, ओम बिरला एक बार फिर से स्पीकर चुन लिए गए हैं। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका रुख करते हैं। अदिति, एक बार फिर से ओम बिरला ने स्पीकर का पद संभाल लिया है, लेकिन सदन के भीतर इमरजेंसी को लेकर जहां पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को घेरा, तो वहीं सदन के बाहर विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेरता नजर आया। ओवरऑल आज के दिन को देखा जाए तो किस तरीके से देखती हैं? देखिए, आज ये बहुत अच्छा नज़ारा संसद का था। एक बहुत ही समय बाद विपक्ष मजबूत था। विपक्ष ने जब बधाई देने के लिए जिन जिन विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका मिला, उन सब ने ओम बिरला को बधाई तो दी, लेकिन साथ में उनके स्पीकर होने का, सदन का नेता होने की उनको जिम्मेदारी बताई। और जब आप सदन के नेता होते हैं तो विपक्ष के प्रति भी आपकी उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितना पक्ष के प्रति होती है। राहुल गांधी भले ही अंग्रेजी में बोले हों, लेकिन तार्किक उनका भाषण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और उनकी जो बोलने की शैली है, उससे तो किसी का कॉम्पिटिशन इससे नहीं हो सकता। लेकिन आज उन्होंने जस्टिफाई किया कि ओम बिरला को दोबारा क्यों स्पीकर बनाया जा रहा है। उन्होंने जस्टिफाई किया कि उन्होंने क्या क्या ज़बरदस्त काम किए थे। ये बात अलग है कि सरकार को इस समय एक बहुत ही मजबूत स्पीकर चाहिए, जो सरकार को इस घड़ी में, जहां पर आंकड़ों में इस तरह की स्थिति है और जो पूरा अंक गणित बदला हुआ है, वहां पर एक स्पीकर चाहिए जो तमाम स्थितियों को समझता हो। आज जितने भी लोगों ने उनको बधाई दी, उन्होंने स्पीकर के कार्यकाल को पिछले 5 साल देखा है, और इसलिए अखिलेश यादव हो या सुप्रिया सुले हो, उन सभी ने यह कहा कि निष्कासन जरूरी नहीं है, निष्कासन जैसी चीजों को बंद करना चाहिए। और विपक्ष को अगर आप बोलने का मौका देंगे तो विपक्ष को हल्ला नहीं करेगा, विपक्ष की बात सुनेंगे। तो जब जब तारीफ और बधाई के साथ साथ विपक्ष के हर एक व्यक्ति ने ओम बिरला को भी उनकी जिम्मेदारी के लिए इंडिकेट किया, तो वहीं ओम बिरला का जब मौका आया तो उन्होंने 2 बात कही। बहुत सारी बातों के बीच उन्होंने आपातकाल को याद करते हुए जो जनप्रतिनिधि के हक की बात करी, जनता की बात करी, और वहीं उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने ये कहा, जब बधाई देते हुए हो हंगामा शुरू हो गया, बधाई देते हुए चिल्ला चिल्ली, थोड़ा हो हंगामा जैसा माहौल हुआ, तो बिरला ने कहा कि जब आसन पैरों पर होता है, यानी जब स्पीकर खड़ा हो जाता है, तो सभी सांसदों को बैठ जाना होगा और चुप हो जाना होगा। और ये मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, और इस बात को मैं अगले 5 साल तक नहीं कहूँगा। ऐसे में उन्होंने कड़ी आवाज में बोला। उसके बाद हुई, फिर ओवैसी को बोलने का मौका दिया गया। इसलिए ओम बिरला ने अपने हर एक रंग और रूप को एक बार फिर रखा कि जहां पर मैं जिसे इस तरह का न्यूसेंस या इस तरह की शरारत बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं एक बार कह रहा हूं, दोबारा नहीं कहूंगा। यानी कि डिसिप्लिन के बाद, जहां पर अगर आपने किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन किया तो आपको सदन के बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। लेकिन वहीं विपक्ष बराबर उसको ये कह रहा था कि आप निष्कासन को रोक दीजिए, क्योंकि पिछली बार ऐतिहासिक निष्कासन हुए, बड़े नंबरों में निष्कासन हुए। एक और बात क्या समझ आती है कि आज ध्वनि मत से स्पीकर को पारित कर दिया गया, जबकि विपक्ष जो है वोट कराना चाहता था। ऐसी स्थिति में आगे भी आपने देखा होगा, पिछले 5 सालों में बड़े जो बिल हैं वो ध्वनि मत से पारित कर दिए गए थे। लेकिन पिछली बार अगर वोटिंग की बात अगर विपक्ष कह रहा है, तो विपक्ष को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेजोरिटी कहां पर है। अगर वोटिंग होती भी तब भी स्पीकर ओम बिरला ही बनने थे, क्योंकि यहाँ बहुमत तो एनडीए के पास है ही। देखिए, ये तो विपक्ष को पहले ही पता है कि ना तो उसका स्पीकर बनेगा, ना उसका डिप्टी स्पीकर बनेगा। लेकिन अगर विपक्ष वोटिंग की मांग कर रहा है और वोटिंग होती तब भी स्पीकर उनका बनता, नहीं होती तब भी बनता, बिल्कुल। तो विपक्ष अगर वोटिंग की मांग कर रहा है और वोटिंग का एक ऑप्शन है, वोटिंग एक कार्यप्रणाली के तहत है, तो वोटिंग हो भी सकती थी। वोटिंग नहीं होना आगे की चीजों को दर्शाता है कि आगे भी कई बार बहुत सारे ऐसे फैसले होंगे जो ध्वनि मत से पारित कर दिए जाएंगे। अब उसमें हो सकता है कि बहुत सारे विपक्षी सांसद सस्पेंड कर दिए गए हों, कई बार हो सकता है कि विपक्षी सांसद वॉकआउट कर दे और ध्वनि मत से बड़े बिल पास हो जाएं। तो आगे आने वाले दिनों में आज की ही अगर आज वोटिंग हो जाती तो आगे भी बिलों में विपक्ष वोटिंग की मांग करता।
तो अब ध्वनि मत से पारित होने का जो इस परंपरा है वो पहले दिन ही सेट हो गई है, जैसे पिछली बार हुआ था। पर पिछली बार आंकड़ा ज्यादा था, विपक्ष मजबूत नहीं था, लेकिन विपक्ष इस बार भी चाहता था वोटिंग हो, और आगे भी कई ऐसे बड़े बिल आएंगे जो ध्वनि मत से पारित होंगे, जो आज एक एग्जाम्पल सेट कर दिया गया है। बिल्कुल। अब एक बात और समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि लंबे समय बाद नेता प्रतिपक्ष भी मिला है, राहुल गांधी पहली बार कोई संवैधानिक पद पर नजर आ रहे हैं, ऐसे में विपक्ष की रणनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हमने सुना राहुल गांधी को भी, और बेशक कम उनका संबोधन था, लेकिन उसमें कई अहम बातें उन्होंने कही। अखिलेश यादव ने भी काफी कुछ अहम कहा, लेकिन ऐसे में इस बार विपक्ष भी, जिस तरीके से आप भी कह रही हैं कि काफी मजबूत है पिछली बार की अपेक्षा, इस बार विपक्ष की रणनीति किस तरीके से देखने को मिल सकती है? क्योंकि मजबूत विपक्ष मजबूती के साथ जाहिर सी बात है सदन में सत्ता पक्ष को घेरेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आपने जैसा कहा, सब अखिलेश यादव और राहुल गांधी के स्पीच को सराहा रहे हैं, विपक्ष के स्पीच को सराहा रहे हैं। वजह क्या है? राहुल गांधी ने भले ही छोटा भाषण दिया, लेकिन ये बात साफ कर दी कि विपक्ष की ताकत क्या है। ये बात भी क्लियर कर दी कि भले ही नंबर सरकार के पास है, लेकिन हमारे पास भी है, और वो जनता का मत है, इसलिए हम जनता की आवाज़ तो उठाएंगे, उसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि एक तो निष्कासन बंद कर दीजिए, दूसरा ये कहा कि आप जितनी मंशा उनकी समझ रहे हैं उतनी हमारी भी समझिए, आप सदन के नेता हैं। बार बार एक प्रेशर बिल्डिंग की कोशिश की गई। दूसरी बड़ी बात यह है कि विपक्ष की रणनीति क्या है। विपक्ष की रणनीति को 4 भाग में समझ लेते हैं। पहला, एकजुटता। जब सदन में एकजुटता होगी तो बाहर जब चुनाव होते हैं तो वहां पर भी जमीन पर वर्कर्स की एकजुटता होगी। दूसरा, सदन में भले ही वो आंकड़ों के लिहाज से कमजोर हैं, लेकिन वो अपनी आवाज उठाने में विफल नहीं हो रहे, वो लगातार विरोध कर रहे हैं ऐसी चीजों पर जो जनता के हित की नहीं है। इसका मैसेज लगातार विपक्ष संसद से सड़क तक देती रहेगी कि अगर संसद में आवाज उठा रहे हैं, नहीं उठाई दी जाएगी तो हम सड़क पर आएंगे। और बार बार ये मैसेज देना कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। प्रोटेम स्पीकर का विरोध करना यही मतलब था जी। डिप्टी स्पीकर पता है नहीं बनने दिया जाएगा, फिर भी उसके लिए विरोध करना और चुनाव में जाना, पता है चुनाव नहीं जीतेंगे, फिर भी जनता को ये मैसेज देना कि हम आपके लिए लगातार लड़ रहे हैं, विपक्ष है, अगली बार आप हमें बड़े मात्रा में नंबर देकर जिताइए। विपक्ष ये भी दिखाना चाह रहा है कि हम मजबूती से लड़ तो रहे हैं, लेकिन हम कमजोर हैं और हमें जनता के और साथ की जरूरत है। महाराष्ट्र में साथ चाहिए, झारखंड में साथ चाहिए, ये मैसेज देने की कोशिश है, हरियाणा में साथ चाहिए। तो ऐसे में, और फिर सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष हो या विपक्ष, सभी की नजरें टिकी हैं 2027 के राष्ट्रपति चुनाव पर, जहां पर विधानसभा में जिसके पास पलड़ा भारी होगा, जिस पार्टी के पास, पक्ष के पास, विपक्ष के पास, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो उसी का बनता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत बड़ी ताकत होती है, जैसा हमें पता है। ऐसे में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन विपक्ष की रणनीति यही है कि हम बार बार आवाज उठाएं और जनता के बीच में कहें कि आपने 234 का नंबर दिया है, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, और अगर हम कमजोर नहीं होते तो हम जनता के हितों की बात और प्रमुख तरीके से करते। तो वो जनता के सामने अपने को कमजोर और सदन में अपने को मजबूत दिखाकर ये पूरे अगले 5 साल की राजनीति को तय करके विधानसभाओं में मिलकर सरकार बनाकर जीतना चाहते हैं। यही पूरी रणनीति है। बिल्कुल अदिति, और यहाँ पर जिस तरीके से हमने अभी चुनाव में भी देखा कि संविधान को लेकर बीजेपी को खूब विपक्ष ने घेरा, और बैकफुट पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर आ भी गई, लेकिन सदन के भीतर जिस तरीके से इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरा गया, क्या एक्सपेक्टेड था? क्योंकि इमरजेंसी काल में जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनके लिए मौन धारण भी 2 मिनट किया गया, इमरजेंसी को लेकर अपना वक्तव्य भी दिया गया और काला अध्याय से बताया गया। इसे कैसे देखा जाए? क्या एक्सपेक्टेड था क्या कि संविधान को लेकर अगर विपक्ष घेर रहा है बीजेपी को, तो फिर एनडीए भी, भारतीय जनता पार्टी भी इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेर सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया था, अपने जब परसों का सबसे पहला भाषण था उसमें इमरजेंसी का जिक्र किया था, और अगर कल शपथ का दिन था, वरना अगर कल होता तो कल भी मौन रखा जाता। 25 जून को नॉन कांग्रेस सरकारें ये करती आई हैं। आज स्पीकर का इमरजेंसी अपने भाषण में, पहले भाषण में 18वीं लोकसभा के इमरजेंसी का जिक्र करना अपने आप में कई मैसेज देना। बिल्कुल। और ये जाहिर तौर पे सीधा सीधा विपक्ष को लेकर, कांग्रेस को लेकर एक बड़ा सवाल है। संसद से जो भी बात जाती है वो जनता के बीच जाती है। बार बार वो याद दिलाना कि इंदिरा गांधी ने
या कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी के टाइम पे, चाहे वो जनप्रतिनिधि थे, जनता थी, प्रेस था, सारे जो पिलर्स थे, उन सबकी जबान पर मतलब गलत तरीके से उस पर काबू किया था। तो बार बार ये याद दिलाना जनता को कि अगर फिर एक बार कांग्रेस सत्ता में आती है तो कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसा दिन देखने को मिलेगा। जाहिर तौर पे पार्ट ऑफ राजनीति है और 25 जून को अक्सर नॉन कांग्रेस सरकारें करती आई हैं। और नरेंद्र मोदी के जब वो भाषण में जिक्र आया था परसों, तभी ये समझ में आ गया था कि इस पर हंगामा होता नजर आएगा। और आज जब स्पीकर ने भी उसका जिक्र किया तो जाहिर तौर पर इस पर राजनीति होनी ही थी। बिल्कुल ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए।